गुड इवनिंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सब लोगों का उत्कर्ष के नर्सिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। फटाफट से सब लोगों को जुड़ना है, लाइक बटन को प्रेस करके मैक्सिमम लोगों को अपने साथ में जोड़ देना है। और कुछ लोग आज मैच देख रहे होंगे, कुछ लोगों के दिमाग में सदमा लग गया होगा कि रोहित शर्मा 87 पे आउट हो गया, फिर से शतक नहीं बना, पर अच्छी पारी खेली उसने वर्ल्ड कप में, उसी ने आज रन बनाए। तो आप सब लोगों को फटाफट से जुड़ जाना है। प्रियंका कुमारी, मंजू, मोटिवेशन, सब लोगों ने बहुत अच्छे नाम रखे हुए हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। ज्योति गुप्ता, राजकुमार मीणा, नाज 360 डिग्री, संगीता, सब लोगों का स्वागत है। अरविंद, प्रियंका कुमारी, सबका स्वागत है भाई। और क्लास को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें। जो लोग मैच देख रहे हैं उन लोगों को बोलना है इंडिया की पारी हो चुकी है, अब इंग्लैंड 1 घंटे में कितना खेलता है हम उसके बाद में स्कोर देख लेंगे। अभी क्या करना है, अभी अपना प्राइमरी काम क्या है, अभी अपना प्राइमरी काम है अपनी पढ़ाई। तो अपन पढ़ाई पे फोकस करेंगे 1 घंटे के लिए, लगातार पूरी कंसंट्रेशन बनाए रखें। और जिस चीज़ का आपको आंसर आता है उसको विथ रैशनल कमेंट बॉक्स में जितना अच्छे से आप लिख पाते हैं लिखे। लिखने से चीज़ें आपके माइंड में क्या होगी, परमानेंट हो जाएगी। तो फटाफट सब लोग जुड़ जाइए KGMU UPPSC की लक्ष्य सीरीज के अंदर। इस लक्ष्य साधना में एक बार फिर हम लग चुके हैं और आज का पहला MCQ आपके सामने है, जवाब देना है इसका और लाइक बटन को प्रेस करके अपनी अटेंडेंस लगानी है। गुड इवनिंग टू ऑल। रिंकी, ज्योति, आकांक्षा, आरू, आदित्य, मंजू यादव, OP मेहरा, सिमी गौतम, मंजीत कुमार, प्रमीला, भगवती, अक्षय कुमार, सबका स्वागत है भाई। और मैक्सिमम लोगों तक क्लास को शेयर करके इस सवाल का जवाब दें। सवाल आपके सामने है, 4 ब्रेन कंसिस्ट ऑफ। हमने ब्रेन का क्लासिफिकेशन पढ़ा, नर्वस सिस्टम को 3 टाइप में डिवाइड किया, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमने क्लासिफिकेशन को प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा। अब आपको बताना है कि ब्रेन का जो क्लासिफिकेशन है, ब्रेन किसका क्लासिफिकेशन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का है। किसका है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जब अपन पढ़ते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जब हम पढ़ते हैं तो इसके अंदर 2 चीज देखते हैं। एक तो क्या देखते हैं, स्पाइनल कोड। क्या देखते हैं, स्पाइनल कोड को देखते हैं। और एक चीज हम क्या देखते हैं, वो होती है ब्रेन। क्या होता है, ब्रेन होता है। मेन इंपोर्टेंसी भी नर्वस सिस्टम के अंदर किसकी रहती है, ब्रेन की। और जब आप ब्रेन के खोपड़े को खोलना शुरू करते हो और उसके अंदर के ऑर्गन को पढ़ना स्टार्ट करते हो, तब हम क्या करते हैं, इसी को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। इसी को हम 3 भागों के अंदर डिवाइड करते हैं। एक ब्रेन कैसा बनाते हैं, 4 ब्रेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, 4 ब्रेन बनाते हैं। एक हम मिड ब्रेन बनाते हैं। क्या, मिड ब्रेन बनाते हैं। और एक कैसा बनाते हैं, हिंड ब्रेन। कैसा बनाते हैं, हिंड ब्रेन बनाते हैं। ये 3 क्लासिफिकेशन किसके हैं, ब्रेन को 3 भागों में 3 टुकड़ों में डिवाइड किया और अब इसके अंदर इन्वॉल्व होने वाले ऑर्गन को हमने पढ़ना शुरू किया और उसके काम क्या है वो पढ़ना शुरू किया। जो 4 ब्रेन होता है इसके अंदर कौन कौन होता है, 80% अकेला हिस्सा बनाता है जिसका नाम है सेरिब्रम। क्या नाम है, सेरिब्रम। और इस सेरिब्रम को क्या बोला जाता है, डायएनसेफेलॉन। क्या बोला जाता है, डायएनसेफेलॉन के नाम से इस सेरिब्रम को जाना जाता है। और इसके अलावा इसके अंदर जो है दूसरा हिस्सा रहता है टेलेनसेफेलॉन। क्या रहता है, टेलेनसेफेलॉन। और टेलेनसेफेलॉन के अंदर आता है हाइपोथैलेमस और थैलेमस। कौन आता है, दूसरा जो इसका हिस्सा रहता है वो क्या रहता है, वो रहता है टेलेनसेफेलॉन। क्या रहता है, टेलेनसेफेलॉन रहता है। इस टेलेनसेफेलॉन के अंदर कौन आता है, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। हाइपोथैलेमस और थैलेमस आता है। थैलेमस और हाइपोथैलेमस आता है किसके अंदर, टेलेनसेफेलॉन के अंदर। डायएनसेफेलॉन नाम किसका है, सेरिब्रम का है। 80% ब्रेन का हिस्सा सेरिब्रम बनाता है। इंटेलिजेंसी सीट के नाम से जाना जाता है किसको, सेरिब्रम को। सेरिब्रम के जिसने काम पढ़ ले उसके आधे से ज्यादा नर्वस सिस्टम हो ही जाता है, उसका आधे से ज्यादा नर्वस सिस्टम का डिजीज पोर्शन बहुत अच्छे से हो जाता है जिसने सेरिब्रम को बहुत अच्छे से पढ़ लिया उसको। तो 4 ब्रेन का जो पार्ट है उसके अंदर डायएनसेफेलॉन और टेलेनसेफेलॉन रहते। डायएनसेफेलॉन सेरिब्रम का ही दूसरा नाम है और टेलेनसेफेलॉन के अंदर हाइपोथैलेमस और थैलेमस आता है। मिड ब्रेन के अंदर कौन कौन आता है, मिड ब्रेन के अंदर मेडुला आता है। कौन आता है, मेडुला आता है। इसके अलावा कौन आता है, पॉन्स आता है। कौन आता है, पॉन्स। और अपना छोटा दिमाग आता है जिसका नाम है सेरिबेलम। क्या नाम है, सेरिबेलम। बॉडी बैलेंस को बनाने का काम और रेस्पिरेटरी सेंटर किसके अंदर आता है, मिड ब्रेन के अंदर। किसके अंदर, मिड ब्रेन के अंदर आता है। हिंड ब्रेन जो होता है हमारा, जो हिंड ब्रेन होता है, मिड ब्रेन के ये हिस्से नहीं है, ये हिस्से किसके है, हिंड ब्रेन के। मिड ब्रेन के अंदर जो हिस्सा रहता है वो क्या रहता है, मिड ब्रेन के अंदर जो हिस्से रहते हैं वो रहता है टेक्टम और टैगमेंटम। क्या रहते हैं, टेक्टम और टैगमेंटम रहते हैं। और जिन्होंने मैच ज्यादा देखा ना 2 बजे से लगातार, उन्होंने मिड ब्रेन को और हिंड ब्रेन को आगे पीछे
शिफ्ट करवा दिया, डापाचूक करवा दिया, लेकिन हम नहीं होंगे। हमारे कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं और अच्छे कंसेप्ट के साथ में जब आगे बढ़ते हैं तो चीज़ें अच्छी तरीके से हम सीख पाएंगे। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन के 3 हिस्से, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन के अंदर सेरिब्रम अकेला 80% हिस्सा, उसके बाद में हाइपोथैलेमस और थैलेमस, और उसके बाद मिड ब्रेन जो होता है रिले सेंटर की तरह ही काम करता है, इधर उधर की बातें करवाता है। टेक्टम और टेगमेंटम कोई खास स्पेसिफिक काम इनके नहीं होते हैं, ना ही मिड ब्रेन से ज्यादा कभी सवाल बने एग्जाम के अंदर। हिंड ब्रेन के अंदर मेडुला ऑब्लिगेटा, पॉन्स और सेरिब्लम देखने को मिलते हैं। ये सवाल आपसे पूरा है कि फोर ब्रेन जो है ये किससे कंसिस्ट होता है। जवाब सब लोगों को सही लिखना है। सेरिब्रम से ओनली बनता है क्या? दूसरा कह रहा है डायनसेफेलॉन से बनता है क्या? तीसरा कह रहा है सेरिब्रम और डायनसेफेलॉन से बनता है या क्रस सेरिब्री से बनता है। ये सेरिब्री क्या होती है? इस ब्रेन को दो भागों में, राइट और लेफ्ट हेमीस्फीयर के अंदर डिवाइड करती है क्रस सेरिब्री। क्या होता है? ये हमारा जो ब्रेन होता है इस तरीके से रहता है। अब इस ब्रेन को राइट और लेफ्ट के अंदर करना है। ये क्या है? ब्रेन का राइट हिस्सा और ये लेफ्ट हिस्से के अंदर डिवाइड करने वाली ये जो सेप्टम है ये कहलाती है सेरिब्री। क्या कहलाती है? क्रस सेरिब्री के नाम से जाना जाता है। ये ब्रेन को क्या करती है? डिवाइड करती है राइट और लेफ्ट ब्रेन के अंदर। राइट और लेफ्ट ब्रेन के अंदर डिवाइड करने वाली क्रस सेरिब्री कहलाती है। तो जो है हम बोलते हैं राइट हेमीस्फीयर ऑफ ब्रेन और लेफ्ट हेमीस्फीयर ऑफ ब्रेन। तो दो हेमीस्फीयर के अंदर डिवाइड कर देती है ब्रेन को क्रस सेरिब्री। तो ये जवाब नहीं बनेगा। हमने तो ये बताना है कि फोर ब्रेन किससे बनता है। हमने बोला कि डायनसेफेलॉन किसका नाम है? सेरिब्रम का ही नाम है। तो बेस्ट जवाब क्या दोगे आप? सिर्फ आप सेरिब्रम जवाब देंगे, इसका मतलब डायनसेफेलॉन इसका नाम नहीं है ऐसा बोल रहे हैं आप, तो ये आप जवाब नहीं देंगे। बी के अंदर लिखा है डायनसेफेलॉन, तो इसका मतलब क्या है? इसके अंदर सेरिब्रम इन्वॉल्व नहीं है, तो इसका इसी का ही दूसरा नाम है। तो हम क्या करें? बेस्ट जवाब क्या बनेगा? सेरिब्रम और डायनसेफेलॉन दो ही क्या है? सेम चीज है। जवाब इसका क्या जाएगा? सी। क्या जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डायनसेफेलॉन जो है सेरिब्रम का ही दूसरा नाम है। तो यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सब लोगों ने एनाटॉमी नर्वस सिस्टम की बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है और जिसने एनाटॉमी को बढ़िया फोकस किया है उसका डिजीज पोर्शन जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। अगले सवाल का सही जवाब देना है, सवाल को सही पढ़ना है, समय देना है और उसके बाद में जवाब देना है। जल्दबाजी एग्जाम हॉल में भी नहीं करनी है, कमेंट बॉक्स के अंदर भी नहीं करनी है। और क्लास को शेयर करना जब तक भूल रहे हैं तब तक सवाल गलत होने की पूरी संभावना भी है। बहुत इजी सवाल है आपसे। फिनोमेना ऑफ मिटल्स मर्ज पेन इंडिकेट। मिटल्स मर्ज पेन जो है ये क्या इंडिकेट करता है ये आपको बताना है। ओव्यूलेशन को, मेस्ट्रोसाइकिल को, इम्प्लांटेशन को या फर्टिलाइजेशन को, किसको इंडिकेट करता है? इम्प्लांटेशन का जो साइन होता है उसका नाम क्या है वो भी आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। इम्प्लांटेशन के दौरान ब्लड की स्पॉटिंग जो है पर वेजाइनल देखने को मिलती है, वो साइन कौन सा है वो भी कमेंट बॉक्स के अंदर आपको बताना है। हमारे अंदर क्या होता है? हमारी जो है फीमेल, हमारी जो कौन फीमेल के अंदर क्या होता है? दो ओवरी रहती है, दो फैलोपियन ट्यूब रहती है। क्या रहती है? दो फैलोपियन ट्यूब रहती है, दो ओवरी रहती है। इस तरीके से पैरेलल ऑर्गन रहते हैं और ये फंडस वाला हिस्सा उभरा हुआ रहता है। इस ओवरी का काम क्या होता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनाते हैं। ये कौन बनाता है? ओवरी के फॉलिकल्स बनाते हैं। लेकिन जब एक साइकिल चलता है, कौन सा? मेस्ट्रोसाइकिल का नाम का एक साइकिल चलता है जो कितने दिन का होता है? 28 दिन का होता है। इस मिड साइकिल के अंदर क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन किसका होता है? हमारी ओवरी के अंदर जो है पड़े कौन है? फॉलिकल्स बड़े। इस फॉलिकल को एपीएचएस हार्मोन स्टिमुलेट करता है और उसके रेस्पॉन्स में ये फॉलिकल सारे के सारे क्या होता है? एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें से एक बड़ा फॉलिकल्स बनता है, मैच्योर बनता है और उसके अंदर हमें दिखता है क्या? सेकेंडरी oocyte। और इसका नाम हम क्या रख देते हैं? जो बड़ा बना उसकी साइज 20 मिलीमीटर की हुई और इसका नाम क्या रखा हमने? ग्राफियन फॉलिकल रखा। क्या रखा? ग्राफियन फॉलिकल्स नाम रखा इसका। और इसके अंदर क्या है? सेकेंडरी oocyte है। क्या है? सेकेंडरी oocyte है। जब इस फॉलिकल्स की इतनी बड़ी साइज हुई 20 मिलीमीटर का ये बना, इसके अंदर सेकेंडरी oocyte दिखा
और तब कौन आता है, LH हार्मोन आता है। कौन आता है, ये LH हार्मोन है। ये किसके ऊपर अटैक करेगा, इस जो है ग्राफियन फॉलिकल्स के ऊपर अटैक करता है और उस दौरान क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। सेकेंडरी oocyte का ग्राफियन फॉलिकल से बाहर रिलीज होना कहलाता है ओव्यूलेशन। और उस दौरान यहाँ पे क्या होता है, जो पेन फील होता है, जिस साइड की ओवरी से ओव्यूलेशन होता है वहां पे लोअर पेल्विक पेन होता है, लोअर पेल्विक पेन होता है, उसको मिटल्स मर्ज फिनोमेना के नाम से जाना जाता है। नाम इसका ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर होना कौन करता है, LH हार्मोन ओव्यूलेशन करवाता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओवा को लूटता है और उसके रेस्पॉन्स में क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। और उस दौरान फीमेल के अंदर लोअर पेल्विक पेन देखने को मिलता है। क्या, लोअर पेल्विक पेन, जिस साइड की ओवरी से ओव्यूलेशन हुआ लोअर पेल्विक पेन देखने को मिलता है और उस फिनोमेना का नाम दिया जाता है क्या, मिटल्स मर्ज पेन। जरूरी नहीं है कि हर फीमेल के अंदर ओव्यूलेशन के दौरान पेन फील हो, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ फीमेल के अंदर ऐसा होता है और वो ये क्या है, रियलाइज कर पाती है कि हाँ मेरे अंदर क्या है, ओव्यूलेशन वाली प्रोसेस होती है। जैसे ही ओव्यूलेशन होता उसके बाद में जो हार्मोन रेस्पॉन्सिबल रहेगा थर्ड फेज के अंदर, जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, और उसके चलते पूरे यूट्रस के सिक्रेशन हो जाता है थिन और उससे हम पता लगाते हैं कि क्या हो चुका है, ओव्यूलेशन। और उस टेस्ट का नाम क्या है, फर्न टेस्ट। क्या नाम है उसका, फर्न टेस्ट। क्या नाम है, फर्न टेस्ट है। और इसका काम क्या रहता है, टू असेस द ओव्यूलेशन। इस टेस्ट के द्वारा फर्निंग पैटर्न देखते हैं हम, टू असेस द ओव्यूलेशन, टू असेस ओव्यूलेशन। इसके अलावा इस फर्न टेस्ट का यूज लीकेज ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर भी किया जाता है और ये एग्जाम के अंदर बना हुआ सवाल है, टू असेस द एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज। क्या, एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज। और इस फ्लूइड का लीकेज अगर हो रहा है तो उसका असेसमेंट भी हम फर्न टेस्ट के द्वारा कर सकते हैं और ओव्यूलेशन का असेस भी हम किससे करते हैं, फर्न टेस्ट के द्वारा करते हैं। एग्जाम के अंदर बना हुआ सवाल है। और ओव्यूलेशन के दौरान होने वाले पेन को मिटल्स मर्ज पेन बोला जाता है। एक लिखा हुआ है इम्प्लांटेशन। जब इम्प्लांटेशन होता है तो हमारे यूट्रस की जो दीवारें हैं, हमारे यूट्रस की इस तरीके की हमारी यूट्राइन कैविटी है और इसके अंदर जो है जैसे ही सेकेंडरी oocyte जो है या रिलीज होकर के फर्टिलाइज्ड हुआ स्पर्म के साथ मिलके, अब ये जाइगोट वाली स्ट्रक्चर मूव करती है और अंदर आती है और हमारी ये इनर मोस्ट लेयर जिसका नाम क्या है, डेसिडुआ, प्रेगनेंसी के अंदर क्या बन चुकी है, एंडोमेट्रियम, डेसिडुआ बनी हुई है। और इस डेसिडुआ के अंदर अपनी जड़ें रोपता है यहाँ आकर के और यहाँ आकर के जैसे ही ये अपनी विलाइज निकाल के कनेक्शन बनाता है यूट्रस के साथ में, जैसे ये अपनी विलाई निकाल के कनेक्शन बनाता है यूट्रस के साथ में, उस दौरान यहाँ पे क्या होता है, स्पॉटिंग होती है, पर वेजाइनल हल्की हल्की ब्लीडिंग देखने को मिलती है और इसको क्या बोला जाता है, हार्टमैन साइन। क्या बोला जाता है, हार्टमैन साइन, हार्टमैन साइन के नाम से जाना जाता है। और इसके अंदर होती है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। क्या होती है, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। तो यहाँ पे कुछ आप एक्शन लेंगे क्या, कुछ एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो है ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी जिस दिन इम्प्लांटेशन कंप्लीट होगा। यूट्रस और बच्चे के बीच में कनेक्शन मजबूत हुआ तो वहां पे क्या हो जाएगा, ये अपने आप ही बंद हो जाएगा। यहाँ पे कोई इंटरवेंशन लेने की जरूरत नहीं है जब आपको क्या देखने को मिले, हार्टमैन साइन। फीमेल की काउंसलिंग करने की, डरने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चा अपनी जड़ें लगा रहा है यूट्रस के साथ में और कनेक्शन बना रहा है ब्लड सप्लाई के लिए, क्योंकि प्लेसेंटा ही एक स्ट्रक्चर ऐसी बनेगी जो बच्चे के अंदर क्या करेगी, माँ और बच्चे के बीच में न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज करवाने का काम करेगी। तो वो उसकी जड़ें बनने के बाद में ये अपने आप क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये तो कहलाता है हार्टमैन साइन। फर्टिलाइजेशन का किसी तरह का कोई साइन नहीं है। फर्टिलाइजेशन होता है मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होना या क्रोमोसोम का आपस में फ्यूज होना, एक्चुअल में क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल पर वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, एसपीओ एक्सिस एक्टिवली काम करता है और यहाँ आपको विजिबल पर वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है, उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हो और 3 फेज के अंदर से ये गुजरती है। ये चीजें भी आपको अच्छे से पता है। अगला सवाल आपसे कह रहा है विच ड्रग इज यूज्ड टू जॉन्डिस डिक्रीज द लेवल ऑफ बिलिरुबिन। बिलिरुबिन का लेवल डिक्रीज करने के लिए कौन सी ड्रग का यूज किया जाता है, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखे और बताना है कि बिलिरुबिन के अंदर बिलिरुबिन का लेवल कम करने के लिए कौन सी ड्रग का यूज किया जाता है।
यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन कह रहा है विटामिन के देंगे क्या, दूसरा कह रहा है पैनक्रियाटिक एंजाइम देंगे क्या, बाइल साल्ट देंगे क्या, या फिनोबार्बिटॉन ड्रग देंगे क्या। फिनोबार्बिटॉन ड्रग एंटी सीजर ड्रग है। कैसी है? सीजर को प्रोड्यूस होने से रोकने वाली ड्रग है फिनोबार्बिटॉन ड्रग। और सब लोग जवाब डी दे रहे हैं। डी को राफेल की तरह बना रखा है सबने कि डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमने एक ही दवाई पढ़ी है और वो दवाई कौन सी है? फिनोबार्बिटॉन है। तो आप सब लोगों का आंसर तो बिल्कुल करेक्ट है। पैनक्रियाटिक एंजाइम किस में देंगे आप? पैनक्रियाटाइटिस में। किसके अंदर? पैनक्रियाटाइटिस। और जब भी पैनक्रियाटाइटिस होता है, पैनक्रियाज का नेक्रोसिस हो जाता है और उस आदमी का लगभग संभव नहीं होता है जीना। बहुत रेयर कंडीशन ऐसी होती है जो रिवर्सिबल होती है। बाकी पैनक्रियाटाइटिस जब होती है ना, तो आदमी को सल्टाने की पूरी ताकत रखता है। पैनक्रियाटाइटिस के अंदर आप क्या पढ़ते हो? कुलन साइन। क्या पढ़ते हो? एक तो पढ़ते हो ग्रे टर्नर साइन। क्या? ग्रे टर्नर साइन। और दूसरा कौन सा देखते हो? कुलन साइन। कौन सा देखते हो? कुलन साइन। पेरी एम्बिलिकल एरिया का कलर उठ जाए तो कुलन साइन, और फ्लैंक रीजन के अंदर ग्रेइश डिस्कलरेशन देखने को मिले तो उसको क्या बोला जाता है? ग्रे टर्नर साइन। क्या देखने को मिलता है? ग्रे टर्नर साइन। कुलन साइन का पेरी एम्बिलिकल एरिया का डिस्कलरेशन हो गया, ब्लूइश डिस्कलरेशन हो गया हेमरेज की वजह से। किसकी वजह से? हेमरेज की वजह से। इंट्रापेरिटोनियल हेमरेज सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर इकट्ठा होता है और ओल्ड ब्लड का कलर कैसा हो जाता है? ब्लूइश कलर का बाहर विजिबल होगा आपको एरिया, उसको बोला जाता है ग्रे टर्नर और कुलन साइन के नाम से। एक तो फ्लैंक रीजन के अंदर देखने को मिलेगा, दूसरा पेरी एम्बिलिकल एरिया के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा है बाइल साल्ट। तो बाइल साल्ट यहाँ पे नहीं देंगे। विटामिन के क्या होता है? विटामिन के जो होता है क्लोटिंग फैक्टर को एक्टिवेट करता है, ब्लीडिंग की रिस्क को कम करता है न्यूबॉर्न के अंदर। क्या करता है? ब्लीडिंग रिस्क को डिक्रीज करता है। ब्लीडिंग रिस्क को डिक्रीज करता है किसके अंदर? न्यूबॉर्न के अंदर। किसके अंदर? न्यूबॉर्न के अंदर। और इसलिए यहाँ बच्चों के अंदर क्या लगाया जाता है? विटामिन के 2 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर के क्लॉटिंग फैक्टर का एक्टिवेशन करवाता है। क्या करवाता है? एक्टिवेशन करवाता है। जब क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट हो गए हैं तो वहां पे क्या नहीं होने देंगे? ब्लीडिंग नहीं होने देंगे। और ये विटामिन के का काम होता है। किसका? विटामिन के का होता है। और जॉन्डिस जो होता है हमारा, जॉन्डिस के अंदर हम बोलते हैं कि हमारे जो ब्लू रूबिन का लेवल है, क्या? ब्लू रूबिन का जो लेवल है, ब्लू रूबिन लेवल जो होता है, इसका टोटल लेवल कितना होता है? तो टोटल इसका होता है 0.9 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। ये तो क्या है? टोटल है। इसके अंदर हम दो चीज देखते हैं, एक होती है इनडायरेक्ट। क्या होती है? ये कंडीशन है इनडायरेक्ट और एक कंडीशन है डायरेक्ट। ये कंडीशन क्या है? डायरेक्ट ब्लू रूबिन कितना होता है? 0.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है और इनडायरेक्ट 0.6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। ये तो क्या है? नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन जॉन्डिस के अंदर क्या होता है? जॉन्डिस वाली कंडीशन के अंदर क्या होता है? ब्लू रूबिन का लेवल जो है मोर देन 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा हुआ तो ये कहलाता है कि अब आदमी के अंदर क्या हो चुका है? जॉन्डिस। क्या हो चुका है? जॉन्डिस। जॉन्डिस को नियोनेट्रम इक्टरस के नाम से भी जाना जाता है। जॉन्डिस के अंदर क्या होता है? एक जॉन्डिस होता है फिजियोलॉजिकल, बच्चों के अंदर होता है। एक तो होता है फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल जो होता है ये क्या है? जन्म के 24 घंटे के बाद में होता है, आफ्टर 24 आवर ऑफ बर्थ। कब होता है? जन्म के 24 घंटे के बाद में अपियर हुआ तो फिजियोलॉजिकल है। इसके अंदर बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाना है और ब्लू रूबिन जो होता है स्ट्रेकोबिलिनोजन और जो है यूरोबिलिनोजन के रूप में बाहर निकलता है हमारी बॉडी से ही। ब्लू रूबिन जो होता है स्ट्रेकोबिलिनोजन यानी कि स्टूल के साथ में जीआई ट्रैक्ट से बाहर निकलता है या रीनल सिस्टम के साथ में बाहर निकलता है। दो ही तरीकों से ब्लू रूबिन बाहर निकलता है। तब हम क्या करते हैं कि फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है तो हम क्या करते हैं? उस मदर को एडवाइस करते हैं कि बच्चे को फ्रीक्वेंटली ब्रेस्ट फीड करवाना है। क्या करवाना है? फ्रीक्वेंटली ब्रेस्ट फीड करवाना है। बच्चे के स्टूल के साथ में और बच्चे के यूरिन के साथ में क्या होगा? ब्लू रूबिन एक्सक्रीट आउट हो जाएगा और ये ऑटो रिजॉल्व हो जाता है मोस्टली फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। लेकिन जो पैथोलॉजी वाला होता है, जो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होता है, पैथोलॉजी का मतलब है, पैथोलॉजी वाला जॉन्डिस है ये क्या होता है? विद इन 24 आवर्स के अंदर, विद इन 24 आवर्स ऑफ बर्थ पे देखने को मिलता है, जिसका नाम क्या है? पैथोलॉजी वाला जॉन्डिस है। मोस्ट कॉमन कॉज होता है RH इनकम्पेटिबिलिटी। क्या होता है? इसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या रहता है? RH इनकम्पेटिबिलिटी। RH इनकम्पेटिबिलिटी देखने को मिलती है। RH इनकम्पेटिबिलिटी देखने को मिलती है किसके अंदर?
बच्चों के अंदर, किसके अंदर? बच्चों के अंदर। क्या एडल्ट के अंदर जॉन्डिस हो सकता है? बिल्कुल जॉन्डिस एडल्ट के अंदर भी हो सकता है। जब आपका लीवर अफेक्ट हो जाए, हेपेटाइटिस हो जाए, आपको जॉन्डिस करवा देगा। लिवर सिरोसिस हुआ तो भयंकर वाला जॉन्डिस करवा देता है। तो एडल्ट के अंदर भी जॉन्डिस होता है। बच्चों के अंदर मोस्ट कॉमन कोज रहता है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस का। क्या यहाँ पे पैथोलॉजी का मतलब क्या है? यहाँ पे RH इनकम्पेटिबिलिटी हुई। और RH इनकम्पेटिबिलिटी क्या होती है? RH इनकम्पेटिबिलिटी के अंदर क्या होता है कि मदर जो होती है, मदर जो है वो क्या है? RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाली है। क्या है? RH पॉजिटिव वाली ब्लड ग्रुप है इसका। और इसके पेट के अंदर पलने वाला बच्चा कैसा है? फीटस कैसा है? RH नेगेटिव है। बच्चा कैसा है? फीटस जो है ये कैसा है? RH नेगेटिव है। ये बच्चा अगर क्या है? फर्स्ट बेबी है। ये बच्चा क्या है? अगर फर्स्ट बेबी है तो इस बच्चे के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये बच्चा क्या हो जाएगा? नॉर्मल डिलीवर होगा। ये बच्चा क्या हो जाएगा? नॉर्मल डिलीवर हो जाएगा। इस बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ये बच्चा जब डिलीवर होता है तो यूट्रस के अंदर क्या छोड़ के आता है? अपने भाई बहन के लिए एक एंटीबॉडी छोड़ के आता है। नेक्स्ट टाइम सेकंड प्रेगनेंसी हुई और माँ तो कैसी रहेगी? फिर से RH पॉजिटिव है। ये जिंदगी में कभी भी चेंज नहीं होता है। तो ये RH पॉजिटिव है। बच्चा फिर से कैसा आया? RH नेगेटिव वाला है। सेकंड बच्चा भी कैसा हुआ? RH नेगेटिव। सेकंड बेबी जो है वो क्या है? वो भी क्या है? RH नेगेटिव वाला हुआ है। इस बच्चे के अंदर जो यूट्राइन कैविटी के अंदर एंटीबॉडी पड़ी थी पहले वाली, अब ये इस बच्चे से लड़ाई शुरू करेगी और इसकी वजह से हीमोलाइसिस होगा। क्या होगा? इस बच्चे के अंदर लगातार हीमोलाइसिस चलता रहेगा। क्या होगा? लगातार हीमोलाइसिस होगा। और हीमोलाइसिस का मतलब है RBC का क्या हो रहा है? डिस्ट्रक्शन हो रहा है। RBC का क्या हो रहा है? डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। लगातार RBC के डिस्ट्रक्शन की वजह से जैसे ही RBC टूटती है तो वहां पे दो चीज बनती है। एक तो हीमोग्लोबिन बनता है। ग्लोबिन एक प्रोटीन है जो बॉडी यूज कर लेती है। आयरन भी बॉडी यूज कर लेगी। लेकिन जो वेस्ट बना वो क्या है? बिलीवर्डिन है। क्या है? बिलीवर्डिन कन्वर्ट होता है बिलीरुबिन के अंदर। और एक्सेस RBC के डिस्ट्रक्शन की वजह से बिलीरुबिन बढ़ चुका है बॉडी के अंदर। क्या? बिलीरुबिन बढ़ गया तो कंडीशन हो गई जॉन्डिस वाली। क्या हो गई? जॉन्डिस वाली हो गई। सेकंड बेबी के अंदर हीमोलाइसिस होता है। कई बार इतना भयंकर हो जाता है कि इसके अंदर होता है इरेथ्रोब्लास्टोसिस। क्या होता है? इरेथ्रोब्लास्टोसिस बोलो या इसी को हाइड्रोप्स फिटालिस बोलो। क्या बोलो? हाइड्रोप्स फिटालिस। हाइड्रोप्स फिटालिस का मतलब है बच्चे के क्रेनियम के अंदर क्या है? नॉर्मल ब्रेन वाली स्ट्रक्चर बननी चाहिए थी, लेकिन क्रेनियम कैविटी के अंदर पूरा फ्लूइडी पोर्शन भर चुका है। इसको बोला जाता है हाइड्रोप्स फिटालिस। क्या बोला जाता है? हाइड्रोप्स फिटालिस। ये कंडीशन RH इनकम्पेटिबिलिटी की वजह से डेवलप होती है। तो ये तो आपने सीख लिया है। इसके अलावा कई बार कोज जो है ABO इनकम्पेटिबिलिटी भी रहता है, लेकिन मोस्ट कॉमन RH रहता है। और इसके बाद में जब आप जॉन्डिस का ट्रीटमेंट करते हो, किसका? जॉन्डिस का जब आप ट्रीटमेंट करते हो तो यहाँ पे क्या करते हो? आप ड्रग्स यूज करते हो। यूज क्या करते हो? ड्रग्स। नाम क्या है? फिनोबार्बिटोन। क्या है? फिनोबार्बिटोन है। और इसके अलावा इसके अंदर आप फोटोथेरेपी देते हो। क्या देते हो? फोटोथेरेपी देते हो। फोटोथेरेपी में ध्यान रखने वाली बात है कि बच्चे के जेनेटल ऑर्गन और आई को कवर करना है, बाकी पूरी बॉडी को एक्सपोज करना है फोटोथेरेपी के अंदर, जिससे अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को कॉन्जुगेटेड के अंदर कन्वर्ट करके बाहर एक्सक्रीट करवाया जाए। और इसके अलावा यूज किया जाता है EBT। क्या यूज किया जाता है? EBT। जब कितना हो जाए बिलीरुबिन? 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा। फोटोथेरेपी कब? 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा हो जाए तब फोटोथेरेपी। उससे पहले ड्रग्स। उसके पहले क्या है? ड्रग्स और ब्रेस्ट फीडिंग। ड्रग्स और ब्रेस्ट फीडिंग, इस तरीके का ट्रीटमेंट रहता है। और इसका जो क्लासिफिकेशन दिया था कि किस दौरान क्या यूज करना है, कब कितना जो है आपको येलोइश डिस्कलरेशन दिखता है बॉडी के अंदर, इस कलर के अंदर, हैंड के अंदर, टॉर्सो के अंदर, पाम एंड सॉल के अंदर, वो स्टेजिंग कौन सी है? कार्मर स्टेजिंग है। क्या है? कार्मर भाई साहब ने एक स्टेजिंग दी थी। किसने? कार्मर स्टेजिंग के नाम से जाना जाता है। ये एक चार्टिंग है जिससे आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको फोटोथेरेपी देना है या EBT करना है। बच्चे के अंदर वो स्टेजिंग कौन सी है? कार्मर वाली है। ये एक छोटा बच्चा है और ये इसकी नेक है और ये इसका क्या है? धड़ है और ये इसके हाथ है। ये इसके हाथ है और ये इस बच्चे के पाँव है। ये इस बच्चे के क्या है? पाँव। अगर यहाँ पे स्टेज इसने कितनी बनाई? स्टेज इसने बनाई है टोटल 4। कितनी बनाई है? 4। फर्स्ट स्टेज के अंदर बच्चे के जो है हेड एंड नेक के अंदर आपको जो है येलोइश डिस्कलरेशन दिख रहा है। कहाँ पे? हेड और नेक के अंदर आपको येलोइश डिस्कलरेशन दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पे
जो है कहाँ कहाँ पे आपको डिस्कलरेशन दिख रहा है, हेड एंड नेक के अंदर येलोइश डिस्कलरेशन है। इसका मतलब यहाँ पे जो है 4 to 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक बिलिरुबिन बढ़ा हुआ होगा। बच्चा का हेड और नेक जो है येलोइश डिस्कलरेशन वाले दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम है कि इस बच्चे के अंदर जो है बिलिरुबिन 4 to 6 मिलीग्राम बढ़ा हुआ होगा। सेकेंड स्टेज के अंदर क्या होता है, सेकेंड स्टेज जो होती है उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, तो जो अपर टॉर्सो है, अपर टॉर्सो का मतलब है ये बच्चे का, ये तो क्या है 4 to 6 वाला है, ये बच्चे का ये वाला धड़ इन्वॉल्व हुआ, एंटीरियर ट्रंक जिसको हम क्या बोलते हैं अपर टॉर्सो, क्या बोलते हैं अपर टॉर्सो का इन्वॉल्वमेंट हुआ। किसका, अपर टॉर्सो का इन्वॉल्वमेंट हुआ। स्टेज सेकंड है, स्टेज सेकंड के अंदर अपर टॉर्सो का इन्वॉल्वमेंट होता है। यहाँ पे बिलिरुबिन 6 to 8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। कितना है यहाँ पे बिलिरुबिन का लेवल, कितना है बिलिरुबिन का लेवल यहाँ पे 6 to 8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो चुका है। स्टेज कौन सी है कार्मर की, सेकेंड स्टेज। स्टेज कौन सी है, सेकेंड स्टेज है। थर्ड स्टेज के अंदर क्या होने वाला है, फटाफट से जिसको पता है फटाफट से लिखेंगे। यहाँ पे जो है कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, आशा सही बोल रही है, आप लोगों को घर की बातें कम करनी है और कंटेंट पे फोकस करना है। स्टेज थर्ड के अंदर क्या होता है, स्टेज थर्ड के अंदर क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, ये अपर टॉर्सो के साथ में क्या होता है, यहाँ पे थाई भी इन्वॉल्व हो गई। क्या, अपर टॉर्सो एंड थाई, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थाई इन्वॉल्व हो गई। क्या, थाई इन्वॉल्व हो गई। यहाँ पे जो है क्या हुई, जो है थाई इन्वॉल्व हुई। क्या इन्वॉल्व हुई, थाई एंड लोअर टॉर्सो। कौन इन्वॉल्व हुआ, लोअर टॉर्सो एंड थाई इन्वॉल्व हुआ। इसका मतलब यहाँ पे जो है कितना है बिलिरुबिन का लेवल 8 to 12 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। यहाँ पे क्या है 8 to 12 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। क्या है 8 to 12 मिलीग्राम पर डेसीलीटर क्या है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बिलिरुबिन। क्या, बिलिरुबिन देखने को मिलेगा। इसके बाद में आती है स्टेज 4। क्या आती है, स्टेज 4 आती है। क्या आती है, स्टेज 4। और स्टेज 4 के अंदर कौन इन्वॉल्व होगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा, लोअर एक्सट्रीमिटी। क्या रहेगी, लोअर थाई बोलो या लोअर एक्सट्रीमिटी और अपर एक्सट्रीमिटी। क्या, लोअर एक्सट्रीमिटी एंड अपर एक्सट्रीमिटी। स्टेज 4 के अंदर लोअर एक्सट्रीमिटी के साथ में और अपर एक्सट्रीमिटी के अंदर, अपर एक्सट्रीमिटी एंड लोअर एक्सट्रीमिटी दोनों इन्वॉल्व हुई। कौन, अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटी दोनों इन्वॉल्व हो गई है। इसका मतलब बिलिरुबिन का लेवल कितना हो चुका है, यहाँ पे बिलिरुबिन का लेवल 12 to 14 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। कितना, 12 to 14 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। और स्टेज 5 के अंदर क्या हो जाएंगे, हाथों का कलर पीला। स्टेज 5 के अंदर क्या होगा, पाम एंड सोल। क्या, पाम एंड सोल भी कैसे हो चुके, येलोइश डिस्कलरेट हो चुके, येलोइश हो चुके। इसका मतलब बिलिरुबिन का लेवल मोर देन 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा है। कितना है, मोर देन 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा है। कार्मर स्टेजिंग से हमें पता चलता है कि बॉडी के अंदर कितना बिलिरुबिन है और किस टाइम कौन सा एक्शन लेना है, उसके लिए स्टेजिंग की जाती है। यहाँ पे इनग्राम इक्टेरोमीटर यूज किया जाता है। डायग्नोज करने के लिए एक स्केल आती है जिसका नाम है इनग्राम इक्टेरोमीटर। क्या होता है, इनग्राम इक्टेरोमीटर आता है। इनग्राम इक्टेरोमीटर के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर क्या रहता है, कलर कोड रहता है। कलर कैसा, जो है फीका येलो है, फिर थोड़ा डार्क है, फिर थोड़ा डार्क है। उस स्केल को आप बच्चे की स्किन के साथ में मैच करते हैं और आपको पता चलता है कि कितना बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है। यहाँ पे हाथ पीले हो गए, पांव पीले हो गए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बिलिरुबिन कितना है, 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा है। और ये स्टेजिंग कई बार एग्जाम के अंदर पूछी हुई है। और सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा था कि ड्रग कौन सी देंगे, तो ड्रग देंगे फेनोबार्बिटॉन। कौन सी देंगे, फेनोबार्बिटॉन। ऐसे तो ड्रग एंटी सीजर है, सीजर प्रोड्यूस, यानी कि बच्चों के अंदर 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा अगर क्या हो जाए बिलिरुबिन, तो बच्चों के अंदर कर्निक आ जाते हैं। क्या, कर्निक जिसको सीजर बोला जाता है, ब्रेन अफेक्ट हो जाता है बिलिरुबिन की वजह से, वहां पे बच्चों के अंदर सीजर आ जाता है। उसको इक्टेरस या कर्निक के नाम से जाना जाता है। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मैक्सिमम लोगों ने सही जवाब दिया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ना है। अगला जो सवाल है आपके सामने, वो सवाल आपसे कह रहा है हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर गोनेडोट्रोपिन कैन बी डिटेक्ट इन केस ऑफ, कौन सी कंडीशन के अंदर हार्मोन एससीजी आपको देखने को मिलता है। एससीजी हार्मोन
पहला ऑप्शन कह रहा है प्रेगनेंसी के अंदर, दूसरा कह रहा है हेरिडिफॉर्म मोल, तीसरा कह रहा है कोरियोकार्सिनोमा और ऑप्शन डी कह रहा है ऑल ऑफ दी अबव। आज जो है अपना फेवरेट कलर अभी मिला है मुझे और अब आपको समझना है रेड कलर जो होता है मेरे को अच्छा नहीं लगता है, तो क्या लगता है पर्पल कलर बहुत अच्छा होता है। तो पर्पल कलर से हम पढ़ेंगे और यहाँ पे जो है अब आपको जवाब देना है। मैं भी सोच रही थी कि मैं क्यों पीटर बन गई हूँ, तो यहाँ पे ये हुआ कि हम इतनी देर से रेड कलर से पढ़ रहे थे, अब आप पर्पल कलर में डिस्क्रिप्शन देखेंगे और पढ़ते जाएंगे। ये सवाल आपसे कह रहा है ह्यूमन कोरियोनिक यानी कि एससीजी हार्मोन जो होता है, इसको लेकर के एग्जाम के अंदर कई बार सवाल बने हुए। जरूरी नहीं है कि ये क्या सवाल आपसे पूछा जाए, लेकिन इसके कंसेप्ट से बहुत बार सवाल बनते हैं। कई बार पूछते हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है कौन से हार्मोन की वजह से, जवाब बनता है एससीजी हार्मोन। कई बार आपको जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर एससीजी हार्मोन कैसा रहता है, कोरियोकार्सिनोमा के अंदर कैसा रहता है, इस तरीके से सवाल बनाए जा सकते हैं इस हार्मोन को लेकर के, क्योंकि ये प्रेगनेंसी का बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। अर्ली 3 मंथ की प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है एससीजी हार्मोन, उसके बाद में प्लेसेंटा का डेवलपमेंट होता है। तो ये जो एससीजी हार्मोन है ये कब आता है ब्लड के अंदर, जैसे ही फीमेल प्रेग्नेंट हुई तब ये ब्लड में आएगा, फिर अपना क्या बनाएगा मैक्सिमम लेवल बनाएगा और उसके बाद में क्या करता है मिनिमम लेवल करता है, उसके बाद में क्या करता है मिनिमम लेवल करता है। तो ये प्रेगनेंसी के 8वें दिन आ जाता है, 8th डे ऑफ प्रेगनेंसी कंसीव हुई, फर्टिलाइजेशन के 8वें दिन जो है आपको एससीजी हार्मोन डिटेक्ट हो जाता है ब्लड के अंदर। उसके बाद में ये जो है 10 to 12 वीक या 8 to 10 वीक की जो है प्रेगनेंसी के आसपास अपना क्या बना देता है मैक्सिमम लेवल बना देता है। तो मिनिमम कब होगा, जब मैक्सिमम हुआ है तो मिनिमम भी होगा, तो मिनिमम कब होगा 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। यहाँ पे मिनिमम होने का कारण क्या है कि अब 6वें वीक से जो प्लेसेंटा वाली स्ट्रक्चर बननी स्टार्ट हुई वो 12 हफ्ते पे जाकर के पूरी बन गई है। अब एससीजी हार्मोन का काम हैंडओवर हो चुका है, क्या एससीजी हार्मोन का काम हैंडओवर हो चुका है किसको, प्लेसेंटा को, इसलिए ये हार्मोन कैसा हो जाता है लो हो जाता है। अब अगला सवाल बनता है कि एससीजी हार्मोन प्रेगनेंसी में कब डिसअपियर होता है, तो प्रेगनेंसी में कभी भी डिसअपियर ये नहीं होगा। 9 मंथ की फीमेल प्रेग्नेंट है, उसका कभी भी ब्लड टेस्ट करो, कभी भी यूरिन टेस्ट करो, आपको एससीजी हार्मोन मिल जाएगा, एससीजी हार्मोन मिल जाएगा। तो यहाँ पे पूछा जाता है कि तो फिर डिसअपियर कब होगा, तो डिसअपियर होने के 2 टाइम पीरियड्स है, एक तो यूरिन के अंदर से और एक ब्लड के अंदर से। एक तो ब्लड से कब गायब होगा, दूसरा है कि यूरिन से कब गायब होगा, तो 2 हफ्ते बाद में 2 वीक आफ्टर डिलीवरी ये ब्लड से निकल जाएगा और 2 डे आफ्टर डिलीवरी ये यूरिन से गायब हो जाता है। ये कंसेप्ट नॉर्मल आपको समझ में आ गया। उसके बाद में यहाँ पे सवाल बनता है, एक कंडीशन क्या है, एक फीमेल कैसी है नॉन प्रेग्नेंट है, कैसी है नॉन प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर एससीजी हार्मोन का लेवल कैसा देखने को मिलता है। एक फीमेल जो कैसी है प्रेगनेंसी वाली है, कैसी है प्रेगनेंसी वाली है, तीसरी कैसी है एबॉर्शन वाली है, कैसी है एबॉर्शन वाली है, और एक फीमेल कैसी है एक्टोपिक वाली है, कैसी है एक्टोपिक वाली है, और एक पेशेंट कैसा है हेरिडिफॉर्म मोल बोलो या एच मोल प्रेगनेंसी वाली बोलो, एच मोल बोलो या हेरिडिफॉर्म मोलार प्रेगनेंसी। इन सब कंडीशन के अंदर एससीजी हार्मोन की रेस्पॉन्सिबिलिटी आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम के अंदर। फीमेल प्रेग्नेंट है तो एससीजी हार्मोन कैसा, फीमेल नॉन प्रेग्नेंट है तब कैसा, फीमेल एक्टोपिक वाली है तब कैसा, फीमेल कोरियोकार्सिनोमा की है फिर कैसा, और यहाँ पे जो है एबॉर्शन हो गया तो एससीजी हार्मोन का लेवल कैसा। ये सब चीजें आपसे पूछी जा सकती है। नॉन प्रेग्नेंट जो फीमेल होती है, इस एससीजी हार्मोन का जो संबंध होता है ये यूट्रस की एंडोमेट्रियम के साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रखता है। यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम होती है इनर मोस्ट लेयर, इसके साथ में इसका क्या है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, क्या है ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वाले हैं। और जैसा ये करेगी वैसा ये हार्मोन रहेगा, जैसा एंडोमेट्रियम रहेगी वैसा ये हार्मोन रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है नॉन प्रेग्नेंट फीमेल है, उसकी एंडोमेट्रियम कैसी होगी, तो यहाँ पे इसकी एंडोमेट्रियम कैसी होगी नॉर्मल होगी। तो यहाँ पे एससीजी हार्मोन भी कैसा मिलेगा नॉर्मल रेंज के अंदर मिलेगा या लोअर रेंज के अंदर मिलने वाला है। बात दूसरी है कि एक फीमेल जो क्या हुई है प्रेग्नेंट हुई है, एक फीमेल क्या है प्रेग्नेंट हुई है, तो प्रेगनेंसी के अंदर एससीजी हार्मोन बढ़ता है क्या, बिल्कुल एससीजी हार्मोन प्रेगनेंसी के अंदर बढ़ेगा नहीं, प्रेगनेंसी के अंदर ही रेस्पॉन्ड करता है। तो प्रेगनेंसी के अंदर यूट्रस की एंडोमेट्रियम कैसी बनी डेसिडुआ, ग्रोथ की बड़ी हो गई, तो यहाँ पे एससीजी हार्मोन भी कैसा हुआ
हाई हार्मोन लेवल देखने को मिलेगा, नॉर्मल रेंज से थोड़ा ज्यादा देखने को मिला। और आपको समझ में आ गया कि फीमेल क्या है, प्रेगनेंसी यूपीटी टेस्ट के अंदर एससीजी ही पॉजिटिव लाता है। अगली फीमेल कैसी है, एबॉर्शन वाली है। एबॉर्शन के अंदर क्या होता है कि 22 हफ्ते की प्रेगनेंसी से पहले प्रेगनेंसी का क्या हो गया, टर्मिनेशन, और उस दौरान बच्चे का वेट 500 ग्राम से कम था। और जब यहाँ पे क्या हुआ, कंसेप्टस जो प्रोडक्ट था उसका बाहर आना हुआ। एबॉर्शन के अंदर क्या हुआ, प्लेसेंटा बाहर आया, बच्चा भी बाहर आया, साथ में जो डेसिडुआ थी वो भी क्या हुई, डैमेज। क्या हुई, डैमेज। तो इसकी क्या है, इसकी थिकनेस कैसी हो जाती है, एंडोमेट्रियम की। एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस होती है, ये थिकनेस कैसी हो जाएगी, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी, नॉर्मल से कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सारी कंडीशन बाहर आ चुकी है। कंसेप्टस प्रोडक्ट जो थे वो सारे बाहर आ गए, प्लेसेंटा बाहर आ गया, बच्चा बाहर आ गया, साथ में एंडोमेट्रियम को भी लपेटा। तो यहाँ पे एंडोमेट्रियम कैसी मिली, कम। तो यहाँ पे एससीजी हार्मोन भी कैसा हो जाता है, लो। कैसा हो जाता है, लो। तो एबॉर्शन के अंदर एससीजी हार्मोन कैसा मिलेगा, लो। प्रेगनेंसी के अंदर बढ़ा हुआ, नॉर्मल में नॉर्मल। अगला सवाल है एक्टोपिक प्रेगनेंसी वाला। एक्टोपिक प्रेगनेंसी है का, यस प्रेगनेंसी है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है, हम बोलते हैं इसको ट्यूबल प्रेगनेंसी। मोस्ट कॉमन साइट जो होती है ये क्या होती है, एम्पुल वाला हिस्सा अकेला 70% वेटेज रखता है, अफेक्ट होता है एक्टोपिक के अंदर। इसके अलावा भी साइट इसकी रहती है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन अफेक्ट हुआ, तो सबसे ज्यादा जो अफेक्ट होता है वो कौन होता है, तो वो होता है फैलोपियन ट्यूब वाला हिस्सा। तो यहाँ पे क्या है, ये फीमेल प्रेग्नेंट है क्या, यस ये फीमेल प्रेग्नेंट है। तो क्या एससीजी हार्मोन बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। यहाँ पे क्या होगा, ये जो एरो है इससे आप समझेंगे कि यहाँ पे एक फीमेल जो प्रेग्नेंट होती है उसके अंदर एससीजी हार्मोन बढ़ता है और अपना एक पीक लेवल बनाता है। क्या बनाता है, एक पीक लेवल बनाता है, और उसके बाद में वापस मिनिमम होता है। ये फीमेल प्रेग्नेंट है एक्टोपिक वाली, इसलिए एससीजी हार्मोन नॉर्मल से बढ़ा। लेकिन क्या ये प्रेगनेंसी नॉर्मल प्रेगनेंसी है क्या, नहीं है, ये नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं है। इसीलिए ये हार्मोन क्या करता है, बढ़ता है, लेकिन नॉट रिच द मैक्सिमम लेवल, नॉट रिच अप टू मैक्सिमम लेवल। अपना मैक्सिमम लेवल कभी भी नहीं बनाएगा, मैक्सिमम लेवल तक कभी भी रिच नहीं कर पाएगा। किसके अंदर, एक्टोपिक के अंदर। तो यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे एंडोमेट्रियम तो ग्रोथ करती है, एंडोमेट्रियम ग्रोथ करती है क्योंकि इसको बच्चे को रिसीव करना है, लेकिन बच्चा खुद ही यूट्रस के अंदर आता नहीं है। जब नहीं आता है तो ये एससीजी हार्मोन भी ज्यादा लोड नहीं लेता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीज होता है बट नॉट रिच अप टू मैक्सिमम लेवल, और ये सवाल नॉरसेट का है। किसका है, नॉरसेट का है। और ये कंसेप्ट आपको इसी तरीके से याद करने पड़ेंगे और कोई तरीका नहीं है। सफलता का रास्ता किताबों से गुजरता है और किताबों को इस तरीके से कंसेप्ट में कन्वर्ट करना आपका काम है। और कन्वर्ट करने का काम अगर मेरा भी हो तो सीखने का काम राम धर्म का है, वो आपका है। अब क्या हुआ, इस मोलार प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है, प्रेगनेंसी ये तो नॉर्मल है ही नहीं, इस प्रेगनेंसी के अंदर कभी भी जिंदा बच्चे पैदा होते ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोरियन का कार्सिनोमा होने की वजह से विलाई के नंबर बढ़ते हैं, पूरा का पूरा यूट्रस क्या हो जाता है, ग्रैप्स लाइक स्ट्रक्चर से भरता है। किससे, ग्रैप्स लाइक स्ट्रक्चर से बनता है। और ये कोरियन के कार्सिनोमा की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, ये जो मैन खिलाड़ी जिसका नाम क्या है, एससीजी हार्मोन, और एससीजी हार्मोन यहाँ पे क्या है, बहुत ही ज्यादा बढ़ेगा। जैसे जैसे कोरियन का कार्सिनोमा होता जाएगा एससीजी हार्मोन अपना लेवल बढ़ाता जाता है। और कोरियन के कार्सिनोमा के अंदर डेसिडुआ के हालात कैसे हो जाते हैं, डेसिडुआ की हालात बिगड़ जाती है। यहाँ पे प्रेगनेंसी के अंदर ना तो डेसिडुआ का पता चल रहा है, ना फीटल पार्ट का पता चल रहा है, सिर्फ यूट्रस के अंदर ग्रैप्स लाइक स्ट्रक्चर बनी हनीकॉम्ब पैटर्न देखने को मिलता है मोलार प्रेगनेंसी के अंदर। तो यहाँ पे इसके हालात खराब हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इसके हालात बिगड़ जाते हैं। किसके, एंडोमेट्रियम के हालात बिगड़ गए। जब हालात बिगड़े तो एससीजी हार्मोन ने ये जिम्मा उठाया कि मैं बढ़ूंगा नहीं, बहुत ही ज्यादा। अकेला कोरियो कार्सिनोमा ऐसी औकात रखता है कि एससीजी हार्मोन मैक्सिमम लेवल तक जाएगा, जो आज तक आपने कभी भी नहीं देखा। पूरी ओबीजी के अंदर सबसे ज्यादा एससीजी हार्मोन कोरियो कार्सिनोमा के अंदर ही मिलेगा। और इस कोरियो कार्सिनोमा की इतनी औकात है कि 20 वीक से पहले ही फीमेल के अंदर क्या करवा देगा, हाइपरटेंशन। रेस्पॉन्सिबल कौन है, एससीजी हार्मोन। हाइपरटेंशन नॉर्मली प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन 20 वीक के बाद में होती है, लेकिन प्रेगनेंसी कोरियो कार्सिनोमा या मोलार प्रेगनेंसी वाली हुई तो 20 वीक से पहले ही हाइपरटेंशन होगा। कारण है ये बढ़ा हुआ हार्मोन जिसका नाम है एससीजी हार्मोन। तो ये कंसेप्ट आपको जिंदगी में कभी भी नहीं भूलना है और इससे सवाल बनेंगे, इसी कंसेप्ट से सवाल बनेंगे। आज अभी लिख लो,
जब भी एसएजी हार्मोन का नाम आएगा इन्हीं बीमारियों में से इसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा। जब आपको समझ में आ रहा है तो बोले यस और आगे बढ़ते हैं। प्रेगनेंसी के अंदर डिटेक्ट होता है, मोलार के अंदर बहुत ज्यादा डिटेक्ट होगा। कोरियोकार्सिनोमा इस हेरिडिफॉर्म मोल का एज ए कॉम्प्लिकेशन होता है। क्या होता है? एज ए कॉम्प्लिकेशन हेरिडिफॉर्म मोलार प्रेगनेंसी का होता है कोरियोकार्सिनोमा। जवाब यहाँ पे क्या बनेगा? डी बिल्कुल करेक्ट है, डी बिल्कुल करेक्ट है। सारी कंडीशन के अंदर एसएजी हार्मोन आपको देखने को मिलेगा। ये कंसेप्ट अगर आपको समझ में आया तो बोले यस और अगले सवाल का जवाब दे, अगले सवाल का जवाब दे। और ये चीजों को इसी तरीके से सीखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे नंबर ऑफ एमसीक्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कंसेप्ट की लर्निंग कितनी है, कंसेप्ट और लॉजिक रैशनल कैसे निकाले जाते हैं इसी तरीके से निकाले जाते हैं। अगर आप किताबी भाषा पढ़ने जाओगे तो इसी तरीके का चार्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, वहां पे पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? एसएजी हार्मोन इस दिन ऐसा हो जाता है, एसएजी हार्मोन एक्टोपिक के अंदर ये हो जाता है, इस तरीके का एक्सप्लेनेशन मिलेगा। लेकिन जब भी आप कोई यूनिट की स्टडी करते हो तो आप क्या हो? एडल्ट हो। तो एडल्ट हो तो यहाँ पे एडल्ट लर्निंग होनी चाहिए। और एडल्ट लर्निंग का मतलब होता है कि आपने कोई चीज पढ़ी, लास्ट में उसका कंक्लूजन निकाला, निष्कर्ष निकाला। क्या निकाला? निष्कर्ष निकाला। और उसके कंसेप्ट को समझा कि इतने 10 पेज के अंदर क्या लिखा हुआ था, क्या निकला, क्या लिखा हुआ था। उसको बोलते हैं कि ये आदमी पीटर नहीं है, कंसेप्ट वाला है, ये आदमी पीटर नहीं है। और ये पीटर रोज मैं बोलती हूँ क्योंकि मैं आपको अगले ही दिन कोई पीटर की कहानी जरूर बताऊंगी, लेकिन उसके लिए मुझे एक नया आंकड़ा जरूर चाहिए, तभी बताऊंगी। और एक्सपीरियंस काम आता है जिंदगी में, अनुभव जो होता है ये बहुत बड़ी चीज़ है। और अब आपको अनुभव से सीखना है और आगे बढ़ना है। आप में से बहुत सारे लोग एग्जाम फेलियर वाले भी होंगे, कुछ लोग अभी नए भी होंगे जो इस मैदान में उतर रहे कंपटीशन में, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पहले ही सिलेक्शन में पहले ही अटेम्प्ट के अंदर सिलेक्शन निकाल दे, तो उससे बड़ा तो कुछ भी नहीं है। तो आपको जो है, जो गलतियां किसी ने की है वो गलती आप नहीं करो, उसके लिए आपको सजग किया जा रहा है हर दिन, और आपको पढ़ना है। ये सवाल आपसे कह रहा है कि द क्लाइंट ऑफ हैज बीन टेकिंग द ओमिप्राजोल, क्या? ओमिप्राजोल 4 वीक। The client ambulatory care nurse evaluate that the client is the receiving optimal immediate effect of the medication if the client report the absence of which symptom। यहाँ पे ओमिप्राजोल टैबलेट का काम क्या है ये आपसे पूछा है। और उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द ओमिप्राजोल, कौन से ग्रुप की ये है ड्रग है, कौन से ग्रुप की ये ड्रग है। तो इस ड्रग को बोला जाता है पीपीआईज। क्या बोला जाता है? पीपीआईज बोला जाता है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। क्या है? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। अब आप सोचोगे ये पंप कहाँ हमारी बॉडी के अंदर लगा हुआ है? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। क्या? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स ड्रग है, और ये प्रोटॉन पंप को इनहिबिट कर देता है। क्या करता है? अरे प्रोटॉन पंप ढंग से काम करेगा तो ज्यादा क्या बनेगा? HCl। क्या बनेगा? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा बनेगा। स्टमक की पीएच हाईली एसिडिक है हमारी बॉडी के अंदर, हड्डी को भी गलाने की ताकत रखती है। वो कौन है? वो HCl हार्मोन। HCl का सिक्रेशन ज्यादा होगा और उसके लिए रेस्पॉन्सिबल ये वाला पंप सिस्टम है जिसका नाम है प्रोटॉन पंप। क्या है? प्रोटॉन पंप। तो इसको क्या करो? इनहिबिट करो। क्या करो? इनहिबिट करो। ड्रग कौन सी बनाओ? ओमिप्राजोल, पेंटाप्राजोल, सारी जोल वाली ड्रग कैसी है? पीपीआईज है। और ये जो फ्लूकोनाजोल आती है वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर नहीं है। ऐसा नहीं हो पीछे जोल लिखा है तो हम वो क्या है? एंटी फंगल ड्रग होती है। कैसी होती है? एंटी फंगल। तो इस चीज का ध्यान रखना है। ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो ड्रग होती है HCl के सिक्रेशन को क्या करेगी? कम। जिस आदमी के अंदर क्या है? पेप्टिक अल्सर है। क्या है? पेप्टिक अल्सर है। पेप्टिक अल्सर है या गैस्ट्राइटिस है। क्या है? गैस्ट्राइटिस है। इस आदमी के अंदर बहुत ही ज्यादा वॉमिटिंग नोजिया, हार्ट बर्न, इस तरीके की प्रॉब्लम कंटिन्यू रहती है। और ऐसी कंडीशन में डॉक्टर क्या देता है? प्रोटॉन पंप देता है। क्या देता है? प्रोटॉन पंप देता है। और उसको इनहिबिट करने वाली ड्रग देता है, प्रोटॉन पंप नहीं देता है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि ऐसी कंडीशन में इसको प्रिस्क्राइब्ड किया जाता है और सुबह उठते ही भूखे पेट लिया जाता है। सुबह उठते ही भूखे पेट पेंटाप्रोजोल का इंजेक्शन लगाओ या पेंटाप्रोजोल की टैबलेट ले लो या इमी जो है ओमिप्राजोल ले लो। तो इसका क्या काम है? ये ड्रग इफेक्टिव है। इसके मतलब क्या है? कौन सा सिम्टम इससे रुक चुका है, अब जो मरीज के अंदर पहले से चल रहा था वो आपसे पूछा जा रहा है। तो डायरिया की वजह से दिया था क्या? डायरिया के अंदर दिया जाता है स्पोरोलेक। क्या दिया जाता है? स्पोरोलेक के कैप्सूल आते हैं, वो दिया जाता है डायरिया को रोकने के लिए।
किसको? डायरिया को रोकने के लिए। दूसरा लिखा हुआ है हार्टबर्न। तीसरा लिखा है फ्लैटुलेंस। फ्लैटुलेंस क्या होती है? जो गैस होती है, गैस जिसके अंदर ज्यादा पास होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ये आदमी कैसा है? जीआई डिसऑर्डर वाला। आईबीडी के पेशेंट आपने देखे होंगे, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज वाले, इन पेशेंट के अंदर गैसियस प्रॉब्लम रहती है। क्या रहती है? गैसियस प्रॉब्लम रहती है, और फ्लैटुलेंस उसी को बोला जाता है। और इसके अलावा लिखा हुआ है कॉन्स्टिपेशन। क्या देते हो? लैक्टुलोज देते हो। क्या देते हो? लैक्टुलोज। मार्केट के अंदर लूज के नाम से आती है, एच दिया जाता है। कैसे? एच का मतलब होता है बेड टाइम। कब? सोते वक्त लो, सुबह पेट साफ हो जाएगा। बेड टाइम, सोते वक्त लो, सुबह पेट साफ हो जाता है, वो होता है लैक्टुलोज। क्या होता है? लैक्टुलोज होता है। तो यहाँ पे जो है आप जिस सिम्टम को डिसअपियर करवाना चाह रहे हैं पीपीआई से, वो है हार्टबर्न। क्या है? हार्टबर्न। क्या है? हार्टबर्न को बोला जाता है पायरोसिस। क्या बोला जाता है? पायरोसिस के नाम से जाना जाता है इस सिम्टम को। और ये हार्टबर्न की प्रॉब्लम फीमेल प्रेग्नेंट होती है उसके अंदर भी देखने को मिलता है। वहाँ पे ये जो हार्मोन प्रोजेस्टेरोन है, इसकी वजह से कार्डियक स्फिंक्टर लूज हो जाता है और गैस्ट्रिक कंटेंट का रीघर्सिटेशन होता है। क्या होता है? बैक फ्लो होता है इसोफेगस के अंदर, इसलिए देखने को मिलता है। लेकिन ये पेप्टिक अल्सर वाले के साथ में क्या है? एचसीएल अंदर आग लगा देता है घाव में, इसलिए उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है। किसके द्वारा? ओमिप्राजोल के द्वारा। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, इसके अलावा आपको एक चीज याद रखनी है, वेंटिलेटर एसोसिएट निमोनिया जो होता है वेप, इसको प्रिवेंट करने के लिए भी पीपीआईज यूज की जाती है हॉस्पिटल में एडमिट मरीज के अंदर। जो पेशेंट वेंटिलेटर के ऊपर है उसके अंदर वेंटिलेटर एसोसिएट निमोनिया नहीं हो, गैस्ट्रिक कंटेंट का ज्यादा एसिडिक पीएच होकर के वो वापस रीगर्सिटेट होकर के एयरवे के अंदर नहीं जाए और उसके अंदर ये निमोनिया नहीं हो, इसके लिए हम क्या करते हैं? पीपीआईज देते हैं। क्या देते हैं? इसको प्रिवेंट करने के लिए पीपीआईज देते हैं। इसके अलावा हेड ऑफ बेड को एलिवेट रखते हैं। हेड ऑफ बेड को 45 डिग्री से ज्यादा एलिवेट रखना है। जो पेशेंट क्या है? इंट्यूबेटेड है। सक्शनिंग करनी है, फ्रीक्वेंटली सक्शन करना है, सक्शनिंग प्रॉपर करनी है। और इसके अलावा ईटी प्रेशर, क्या? ईटी कफ का प्रेशर असेस करते रहना है। नॉर्मल ईटी प्रेशर कितना होता है? 23 से 25 mm ऑफ एजी। एंडोट्रेकियल ट्यूब जिससे मरीज को आपने इंट्यूबेट किया है उसका प्रेशर नॉर्मल कितना? 23 से 25 mm ऑफ एजी। हेड ऑफ बेड को एलिवेटेड करो। इसके अलावा एक और सक्शन होता है, वो सक्शन होता है सब ग्लोटिक सक्शन करो। कैसा करो? सब ग्लोटिक सक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको वेप प्रिवेंट करना है तो, क्योंकि जो ट्यूब के ल्यूमन के अंदर सक्शन है वो तो सक्शन से बाहर आ जाता है, लेकिन इस ट्यूब के आसपास में यहाँ पे जो बढ़ा हुआ है, इस ट्यूब के पास में एक पोर्ट रहता है, उस पोर्ट से हम सक्शन को इवैक्यूएट करते हैं, वो होता है सब ग्लोटिक, ताकि ये एयरवे के अंदर नहीं जाए और इस आदमी के अंदर निमोनिया नहीं हो। तो ये सक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? सब ग्लोटिक सक्शन। अब जब आप सब ग्लोटिक सक्शन करने जाते हो तो वहाँ पे जो सिरिंज लेते हो उसको आपने ऐसे कैसे यूज किया तो सिर्फ वैक्यूम क्रिएट होगा, वहां से सक्शन बाहर नहीं आएगा। तो उसकी ट्रिक क्या है? 2 ml उसके अंदर एयर रखो और उसके बाद में उसको एस्पिरेट करो, ताकि वहां पे जो सब ग्लोटिक सक्शन है वो पूरा बाहर आ जाता है। ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है और ये कॉमन सेंस वाली चीजें है, किताबों के अंदर लिखी हुई नहीं मिलेगी। हॉस्पिटल प्रैक्टिस करेंगे, आप में से कुछ लोग करते भी होंगे आईसीयू के अंदर काम, तो आप लोगों को पता होगा। ये चीजें ध्यान रखनी है। वेप को प्रिवेंट करने के लिए 6 इवेंट जरूरी है। हेड ऑफ बेड को एलिवेट करो, सक्शनिंग प्रॉपर करो, इस पेशेंट के अंदर पीपीआईज यूज करो और ईटी ट्यूब का प्रेशर चेक करो। इसके अलावा सब ग्लोटिक सक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगला सवाल आपसे पूछा हुआ है, पिछले का जवाब दे दिया था क्या? यस, अगले सवाल का जवाब देना है। अगला सवाल आपसे कह रहा है द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर द मैक्सिमम इंस्पायर्ड एफर्ट इज कॉल्ड एज। टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल 500 ml होता है और इन एंड आउट होने वाली एयर, इन एंड आउट होने वाली एयर को टाइडल वॉल्यूम बोला जाता है। नॉर्मल रेस्पिरेशन ले रहे हो, कितनी एयर अंदर इनहेल कर रहे हो, वो क्या है? टाइडल वॉल्यूम है। वो क्या है? टाइडल वॉल्यूम है। रेजिडुअल वॉल्यूम 1200 ml होता है। एयरवे अपना कोलैप्स नहीं हो, इसलिए कुछ वॉल्यूम इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड करने के बाद में एयरवे के अंदर ट्रैप रहता है, उसको रेजिडुअल वॉल्यूम के नाम से जाना जाता है। वाइटल कैपेसिटी लगभग 4800 ml के आसपास रहती है और इसके अंदर ये रेजिडुअल वॉल्यूम इन्वॉल्व नहीं होता है। इसके अलावा लिखा हुआ है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, इसी को वाइटल कैपेसिटी के नाम से, फंक्शन का मतलब है जो काम आ रही है वाइटल ऑर्गन के, उसको बोला जाता है फंक्शनल वाइटल कैपेसिटी। अब आपको बताना है इसका जवाब
ये आपसे पूरा है कि यहाँ पे क्या जवाब बनेगा। फटाफट कमेंट बॉक्स को राफेल बनाएं। और ये चीज आपको पहले बता चुकी हूं मैं, क्या क्या बता चुकी हूँ आपको। एक क्या है, एक टाइडल वॉल्यूम होता है प्लस एक इंस्पायर्ड IRV होता है, इंस्पायर्ड रेजिडुअल वॉल्यूम होता है, एक्सपायर्ड रेजिडुअल वॉल्यूम होता है, और इसके अलावा ओनली रेजिडुअल वॉल्यूम होता है। इस सब से क्या बनता है, लंग की कैपेसिटी क्या बनती है, लंग्स कैपेसिटी देखने को मिलती है। ये सारे वॉल्यूम को आप जो है टोटल करेंगे तो क्या निकलेगी, लंग्स की कैपेसिटी लगभग 6000 ml की लंग्स की कैपेसिटी रहती है। टाइडल वॉल्यूम 500 ml होता है और ये लगभग 3000 ml के आसपास होता है, जिसको हम बोलते हैं IRV इंस्पायर्ड रेजिडुअल वॉल्यूम। उसके बाद में ERV जो होता है ये 1200 ml होता है और रेजिडुअल वॉल्यूम जो है ये भी 1200 ml होता है। टोटल करेंगे तो लगभग 6000 ml के आसपास आएगा। और जब आप वाइटल कैपेसिटी निकालेंगे तो वहां पे रेजिडुअल वॉल्यूम को 1200 को माइनस करेंगे तो पीछे क्या रहेगा, 4800 ml। कितना, 4800 ml। वो क्या है, वाइटल कैपेसिटी या फंक्शनल लंग कैपेसिटी के नाम से जाना जाता है। तो ये चीजें आपको पता है। तो यहाँ पे जवाब क्या बनेगा, रेजिडुअल वॉल्यूम जो आपने फोर्सफुली एक्सपायर्ड करने के बावजूद भी अंदर बच गई है वो कौन है, बची हुई चीज होती है रेजिडुअल वॉल्यूम। बची हुई चीज क्या कहलाती है, रेजिडुअल वॉल्यूम। तो इंस्पायर्ड वॉल्यूम क्या है, आप कितना अपने लंग्स के अंदर फोर्सफुली इंस्पायर्ड करके लंग्स को भर सकते हो, वो वॉल्यूम 3000 ml के आसपास रहता है और वो तो है इंस्पायर्ड। एक्सपायर्ड का मतलब है फोर्सफुली आपने एक्सपायर्ड की बार एयर को, तो कितना कर पाए आप, सिर्फ 1200 ml। और जो पीछे रहती है वो क्या है, रेजिडुअल वॉल्यूम। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले सवाल का जवाब देना है और सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट सवालों के इंपॉर्टेंट जवाब भी होने चाहिए। इंपॉर्टेंट सवालों के इंपॉर्टेंट जवाब भी होने चाहिए। ये कह रहा है द ट्यूमर ऑफ हाइलिन कार्टिलेज इज कॉल्ड एज। हाइलिन कार्टिलेज कहाँ रहता है और इस कार्टिलेज का काम क्या रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। कुछ लोग, रूबी सिंह लेट जुड़े हैं, गुड इवनिंग टू ऑल। मैच देखने वालों ने मैच देखा होगा लेकिन पढ़ने वालों ने बहुत कंसेप्ट सीखे और ये आपके एग्जाम आएगा। और ये जो मैच देखते हैं स्पोर्ट्स वाले, और जीके के अंदर अपने ये सवाल जरूर आते हैं। जीके के अंदर क्रिकेट का एक आधा सवाल जरूर आएगा, तो इसको भी आप पूरा नहीं भी देखे तो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन रखे कि विराट कोहली कौन है, रोहित शर्मा कौन है, ये चीजों का भी ध्यान रखना है। यहाँ पे जो है वर्ल्ड कप के अंदर इस बार धोनी कैप्टन नहीं है, कौन है, रोहित शर्मा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कई बार सवाल पूछा जा सकता है वर्ल्ड कप के अंदर मैन ऑफ द मैच कौन रहा, वर्ल्ड कप के अंदर ये कौन हुआ, इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। हाँ, क्रिस गेल जो होता है, क्रिस गेल अपना नहीं है, क्रिस गेल किसका है, वेस्ट इंडीज टीम का है, जिसने ज्यादा छक्के मारे थे, इसलिए आप लोगों को याद है। यहाँ पे अगला सवाल कह रहा है आपसे, हाइलिन कार्टिलेज जो है ये, इसका अगर ट्यूमर हो जाए, क्या, कैंसर। कैंसर कैसा है, एक तो बेनाइन और एक मेटास्टेटिक। एक कैसा, बेनाइन कैंसर, दूसरा कैसा, मेटास्टेटिक। मेटास्टेटिक का मतलब होता है, मेटास्टेटिक कौन होता है, जिसके अंदर स्प्रेड होने का पावर क्या है, स्प्रेड होने का पावर है, उसको बोला जाता है मेटास्टेटिक ट्यूमर। एक जगह से दूसरी जगह के अंदर मूव करता है, वो मेटास्टेटिक है। बेनाइन जो होता है ये कैसा कैंसर है, कैप्सुलेटेड ट्यूमर होती है। ये कैसी होती है, कैप्सुलेटेड ट्यूमर। कैप्सुलेटेड ट्यूमर होती है, इसके ऊपर कैप्सूल होता है, इसके ऊपर कैप्सूल नहीं होता है, इसलिए ये स्प्रेड कर जाती है। तो यहाँ पे जो है कैप्सुलेटेड जो होती है वो आगे स्प्रेड नहीं होती है, इसलिए उसको बेनाइन ट्यूमर के नाम से जाना जाता है। और जो मेटास्टेटिक जो होती है वो स्प्रेड होने का पावर रखती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेटास्टेटिक कैंसर के नाम से। ज्यादा घातक कौन होता है, मेटास्टेटिक। जो रोके से ना रोके उसको क्या बोला जाता है, मेटास्टेटिक। पहला ऑप्शन कह रहा है ओस्टियोकॉन्ड्रोमा। ओस्टियोकॉन्ड्रोमा मतलब बोन से रिगार्डिंग पूछा है, नॉट ए हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो ये आपको मिलेगा जॉइंट के ऊपर कवरिंग, कहाँ पे, जहाँ अपनी बोन जॉइंट होती है उसके ऊपर मिलेगा। इसके अलावा लैरिंग्स के अंदर भी मिलेगा, लैरिंग्स के अंदर। इसके अलावा ट्रेकिया के अंदर, किसके अंदर, ट्रेकिया के अंदर भी मिलेगा। नोज के अराउंड भी हाइलिन कार्टिलेज पाए जाते हैं। हाँ, ऐसी ऐसी जगह पे कहाँ रहता है, हाइलिन कार्टिलेज रहता है। और ये हाइलिन कार्टिलेज एक्स्ट्रा जो है फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है और आपके जॉइंट को मूवमेंट के लिए भी रेस्पॉन्सिबल रहता है। तो ये जो हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज पढ़ते हो, एक कंडीशन आप क्या पढ़ते हो, हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज, और वो क्या है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, आरडीएस, आरडीएस के नाम से पढ़ते हो, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इसका मतलब लंग्स की हाइलिन मेम्ब्रेन का क्या हुआ, प्रॉब्लम, वहां पे आप क्या पढ़ते हो,
RDS पढ़ते हो। हाइलाइन कार्टिलेज का अगर ट्यूमर हो जाए तो उसको बोला जाता है एनकोंड्रोमा। क्या बोला जाता है? एनकोंड्रोमा के नाम से जाना जाता है। ओस्टियोसार्कोमा बोन से रिगार्डिंग है, ओस्टियोकॉन्ड्रोमा भी किससे रिगार्डिंग है? बोन से रिगार्डिंग है। कॉन्ड्रोसार्कोमा भी जॉइंट से रिगार्डिंग रहता है। तो यहाँ पे सी जवाब बनेगा। जवाब क्या बनेगा? सी। जिन लोगों ने बी लिखा है उनका खोटायर वापस लिखना है, जिन्होंने बी लिखा है उनका खोटायर वापस लिखना है, और साथ में क्या करना है? लाइक बटन प्रेस करने से सही जवाब निकलते हैं। क्या निकलते हैं? सही जवाब निकलते हैं। तुक्के भी सही हो जाते हैं जब क्या करते हो? लाइक बटन को प्रेस करते हो। मैक्सिमम लोगों ने वीडियो लाइक नहीं किया है और शेयर भी नहीं किया है, तो सबकी हिस्ट्री हमारे पास रहती है। लेकिन आप लोगों तो कुछ भी नहीं करो तो अपने लिए करो, कुछ भी नहीं करो पर खुद के लिए करो। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो है एनकोड्रोमा के नाम से जाना जाता है जब क्या हो? हाइलाइन कार्टिलेज का ट्यूमर हो तब। अगला सवाल आपके लिए है, द रिफ्रैक्टिव एरर caused by the differences into the curvature of the cornea and lens is called as। एक है इमेट्रोपिया, दूसरा है एस्टिग्मेशन, तीसरा है मायोपिया, और चौथा ऑप्शन है हाइपरमेट्रोपिया। क्या है? हाइपरमेट्रोपिया। तो अब आपको सही जवाब देने, अब आपको क्या करना है? सही जवाब देना है, और किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने रिफ्रैक्टिव एरर पढ़े हुए हैं। कुछ जवाब बी दे रहे हैं, कुछ सी दे रहे हैं। ये क्या है? रिफ्रैक्टिव एरर है। इसको क्या बोला जाता है? ये सारे के सारे रिफ्रैक्टिव एरर है। क्या है? रिफ्रैक्टिव एरर के अंदर 4 कंडीशन आप पढ़ते हो। एक कंडीशन होता है मायोपिया। एक कंडीशन क्या है? मायोपिया। और इस मायोपिया को बोला जाता है नियर साइटेडनेस। क्या बोला जाता है? नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे क्या है? फार विजन ब्लड होता है। फार विजन यानी कि दूर का विजन ब्लड हो जाता है, दिखता नहीं है, दूर का विजन ब्लड हो जाता है। यहाँ पे है हमारी जो आई की जो लेयर होती है जिसका नाम क्या है? रेटाइना। क्या नाम है उसका? रेटाइना। आपको कोई भी चीज करेक्ट कब दिखेगी? जब डायरेक्ट बाहर से आने वाली जो रेज होती है, डायरेक्ट बाहर से आने वाली जो रेज होती है कॉर्निया से, लेंस से, आइरिस से गुजरते हुए डायरेक्ट किसके ऊपर पड़े? रेटाइना के ऊपर पड़े तो आपको कोई चीज क्लियर दिखती है। इससे पहले, इसके बाद में या फ्रेगमेंशन हो गया तो वहां पे प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो यहाँ पे क्या होता है मायोपिया के अंदर? जैसे ये हमारी क्या है? आई है, और ये पीछे वाली लेयर जिसका नाम क्या है? रेटाइना, हाईली सेंसिटिव होती है। रेटाइना जो होता है आई का सेंसिटिव पार्ट है, हमारी बॉडी का भी सबसे सेंसिटिव पार्ट क्या है? रेटाइना है। और यहाँ पे क्या होता है? मायोपिया वाले पेशेंट के अंदर ये जो लेंस है इसका और इसके साथ में कोऑर्डिनेशन गड़बड़ होता है, लेंस का कर्वेचर बिगड़ता है। तो यहाँ पे क्या होता है? बाहर से कोई रेज आई और उसको ये कहाँ गिरी? ये कहाँ पे गिरी? बिहाइंड से जो है बिफोर द रेटाइना। कहाँ पे? बाहर से कोई रेज आई, रेटाइना तक पहुंची नहीं। क्या नहीं हुआ? रेटाइना तक पहुंची नहीं, इसलिए दूर का आदमी ब्लड हो गया। दूर की कोई भी स्ट्रक्चर क्या हो गई? ब्लड हो गई। उसको हम क्या बोलते हैं? मायोपिया या नियर साइटेडनेस बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होता है? रेज जो होती है कहाँ गिरती है? बिफोर रेटाइना। बिफोर रेटाइना पे रेज गिरी तो आपको क्लियर नहीं दिखा। तो यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट कौन से लेंस से किया जाता है? कॉनकेव टाइप का लेंस। कैसा? कॉनकेव लेंस के द्वारा इसको करेक्ट किया जाता है, जिसका नाम क्या है? मायोपिया। यहाँ नाम है मायोपिया। का ट्रीटमेंट क्या है? आपका जो ग्लास है उसके अंदर कॉनकेव लेंस लगाओ। क्या लगाओ? कॉनकेव लेंस लगाओ। और मैक्सिमम जनता इसकी शिकार हो रखी है। मैक्सिमम जनता के अंदर क्या प्रॉब्लम है? इस मायोपिया की है। ये कंडीशन होती है हाइपर माइट्रोपिया। कैसा होता है? हाइपर मायोपिया बोलो या मेट्रोपिया बोलो, हाइपर मायोपिया बोलो। इसके अंदर क्या होता है? इसको बोला जाता है फार साइटेडनेस। क्या बोला जाता है? फार साइटेडनेस। यहाँ पे ये उल्टा है, इसलिए आपको याद रखना है कि आप कह रहे हो नजदीक का नहीं दिख रहा है, दूसरी तरफ इसका नाम फार साइटेडनेस रख रहे हो। तो यहाँ पे क्या होता है? इस कंडीशन के अंदर ये हमारी जो रेटाइना है, और इस रेटाइना के अंदर जो है एक्चुअल में रेज को कहाँ गिरना चाहिए था? बाहर से आने वाली रेज को इसके ऊपर रुक जाना चाहिए था, लेकिन ये बिहाइंड द कहाँ गया? बिहाइंड द रेटाइना गया। कहाँ गया? बिहाइंड द रेटाइना गया। रेटाइना के पीछे जाकर के क्या हो रही है? बिहाइंड द रेटाइना रेज गिरती है। बिहाइंड द रेटाइना अगर रेज गिरती है, इसका मतलब ये बीमारी क्या है? आपको नजदीक का साफ नहीं दिखेगा। क्या नहीं होगा?
नजदीक में कोई चीज आपको क्लियर नहीं दिख रही है, दूर की क्लियर दिख रही है, ऐसी कंडीशन में बाहर से आने वाली रेज रेटिना के पीछे की साइड चली जाती है, कहा जाती है जिसको रुकना चाहिए था रेटिना पे, लेकिन बिहाइंड द रेटिना गई तो कंडीशन हुई हाइपरमेट्रोपिया या हाइपर मायोपिया। यहाँ पे क्या है, हाइपरमेट्रोपिया भी लिख सकते हो, कुछ लोग यहाँ पे ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं कि हाइपर मायोपिया नाम की कोई बीमारी नहीं होती है। तो यहाँ पे इसको करेक्ट करने के लिए जब आप इसको क्या करोगे, करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए, इसको करेक्ट करने के लिए आप कौन सा लेंस यूज करोगे, कॉन्वेक्स, कैसा, कॉन्वेक्स लेंस यूज करोगे, कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस यूज करोगे। ये कंडीशन होती है ऑस्टिग्मेटिज्म, क्या होता है, ये कंडीशन होता है ऑस्टिग्मेटिज्म। ऑस्टिग्मेटिज्म के अंदर क्या होता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, फ्रेगमेंशन हो जाता है, रेज का क्या हो जाता है, फ्रेगमेंशन बोलो या डिस्टर्बेंस बोलो, डिस्टोर्शन बोलो, क्या बोलो, फ्रेगमेंशन बोलो या डिस्टोर्शन बोलो, किस क्या बोलो, डिस्टोर्शन बोलो। यहाँ पे ये हमारी नॉर्मल आई स्ट्रक्चर है और ये पीछे वाला हिस्सा है जिसका नाम है रेटिना, जिसका क्या नाम है, रेटिना नाम है, क्या नाम है, रेटिना नाम है। तो यहाँ पे क्या चीज हुई कि बाहर से कोई रेज यहाँ अंदर आई, आई के अंदर आई और उसके बाद में इस तरीके से डिटोरिएट हो गई, क्या हो गई, इस तरीके से डिटोरिएट हो गई, बिखर गई, रेटिना तक गई नहीं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इस आदमी को क्या प्रॉब्लम है, ऑस्टिग्मेटिज्म है। और यहाँ पे जो लेंस यूज होता है, इसका जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो सिलेंड्रिकल लेंस से किया जाता है, किससे, सिलेंड्रिकल लेंस के द्वारा ट्रीटमेंट किया जाएगा, किसका, ऑस्टिग्मेटिज्म। एक कंडीशन होती है प्रेस बायोपिया, क्या होता है, प्रेस बायोपिया, क्या होता है, प्रेस बायोपिया होता है। और प्रेस बायोपिया जो है ओल्ड एज में होता है, ओल्ड एज, जैसे जैसे आदमी की एज बढ़ती है उस आदमी का विजन कैसा हो जाता है, खराब। तो ऐसे आदमी के अंदर आपने कुछ बाबा जी गली के अंदर जरूर देखे होंगे जिसके अंदर क्या है, डबल लेंस लगे हुए, क्या लगे हुए हैं, डबल लेंस लगे हुए, टॉरिक लेंस बोला जाता है उसको, क्या बोला जाता है, टॉरिक लेंस। इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे आप, टॉरिक लेंस से करेंगे, टॉरिक लेंस से। टॉरिक लेंस का मतलब होता है यहाँ पे इसके अंदर कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों यूज होते हैं। इस आदमी का नियर का विजन भी वीक है और दूर का भी वीक है क्योंकि एज एसोसिएट है। ऐसे कंडीशन के अंदर आप क्या करते हो, यहाँ पे टॉरिक लेंस से इसका करेक्शन करते हो। कुछ लोग आपने देखे होंगे यहाँ पे चश्मा रखते हैं और ऐसे जब ऊपर से ऐसे देखेंगे नजदीक से और अखबार पढ़ना होगा तो उसके अंदर से देखते हैं, और अगर आप पहन लो तो आपको तो वर्टाइगो हो जाए। वो वाले लेंस कैसे होता है, टॉरिक होते हैं, कैसे होते हैं, टॉरिक होते हैं। और प्रेस बायोपिया का ट्रीटमेंट होता है। प्रेस बाइकसिस क्या होता है, एज के साथ में हियरिंग का लॉस होना। तो यहाँ पे इसका जवाब क्या जाएगा, ऑस्टिग्मेटिज्म। क्या कहा जाता है, ऑस्टिग्मेटिज्म। इसका जवाब इसलिए जाएगा, ये कह रहा है कॉज्ड बाय द डिफरेंस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया एंड लेंस। लेंस और कॉर्निया का आपस में गड़बड़ है, इसलिए लेंस, कोई भी रेज बाहर से आई और इधर गई, बाहर से आई और इधर बिखर गई, बाहर से आई और इधर बिखर गई। ऐसा कब होता है, जब लेंस और कॉर्निया का आपस में कोऑर्डिनेशन पहले से ही खराब है तो रेटिना तक रेज नहीं जाएगी, क्या होगी, डिटोरिएट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फ्रेगमेंशन हो जाएगा, डिटोरिएट हो जाएगी। उस कंडीशन को नाम दिया जाता है, उस कंडीशन को नाम दिया जाता है ऑस्टिग्मेटिज्म। क्या बोला जाता है, ऑस्टिग्मेटिज्म। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मैक्सिमम लोगों ने जवाब बी भी दिया था, कुछ ने गलत भी दिया था, मैंने देखा भी था। उन्होंने मायोपिया भी बताया था कि कॉर्निया और लेंस के बीच में कम्युनिकेशन गड़बड़ हो जाए तो कंडीशन क्या हो जाएगी, वो गलत है। गलत क्या है कि कॉर्निया और लेंस के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है, तो यहाँ पे रेज क्या है, फ्रेगमेंट हो जाएगी, डिटोरिएट हो जाएगी। अगला सवाल है और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इससे पहले आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट सूचना जो आज वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। केजीएमयू के लिए आज लास्ट डे है। आज रात को 12 बजे केजीएमयू के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है। किसके लिए, केजीएमयू का जो है आपका 26 नवंबर को एग्जाम है। कब है, 26 नवंबर को एग्जाम है और उसके लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है और उसकी फीस कितनी है, 400 है। और यहाँ पे आपको 10 टेस्ट देखने को मिलेंगे जिससे आप अपना सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं। और यहाँ पे स्टार्टिंग डेट क्या है, 1 नवंबर से ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी। आज नहीं होगी, आज कितनी है, 29 है, तो 1 तारीख से ये टेस्ट पेपर स्टार्ट होंगे। 10 मॉडल टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे और इससे आप अपना खुद का एनालिसिस करें। हो सकता है इन 10 टेस्ट के अंदर जो एमसीक्यू है, कुछ एमसीक्यू डायरेक्ट आपको एग्जाम के अंदर भी देखने को मिले, तो 400 के अंदर इसको परचेज आप कर सकते हो। और अगला जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो क्या है, कुछ लोगों ने तो इसको फोकस नहीं, कुछ लोगों ने क्या किया, फोकस किसको किया कि अगला सवाल कौन सा है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो एसएनओ की वैकेंसी आई है, आप में से अगर कोई लोग सीनियर नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए
जो है एलिजिबल है। क्या है? सीनियर नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए नर्सिंग ऑफिसर का आपको 3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। कितना? 3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। 3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। और एक अभी नया बिल पास हुआ है जिसके अंदर डबल जो है रूल आए, ड्यूल रूल आए। क्या है? ड्यूल रूल आए, जिसके अंदर क्लिनिकल एक्सपीरियंस या टीचिंग एक्सपीरियंस दोनों ही वैलिड रहेंगे। वहां पे क्या है, ये रूल अभी लागू हुआ नहीं है। एम्स दिल्ली के पास में ये पारित हुआ है, जिस दिन एक्सेप्ट होगा तब सारे एम्स में धीरे धीरे होगा। फिलहाल इसका क्राइटेरिया क्या है? एज ए नर्सिंग ऑफिसर 200 बेड से ज्यादा हॉस्पिटल के अंदर 3 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप एसएनओ का फॉर्म भर सकते हैं। और वो कौन कौन सा? एम्स पटना की आ चुकी है, एम्स बिलासपुर की भी आ चुकी है, बिलासपुर की भी आ चुकी है, और किसकी? राजकोट की भी आ चुकी है। गुजरात वाला राजकोट जो है इसका भी आ चुका है। इसके अलावा किसका आ चुका है? बीबी नगर। ये जो है 4-5 एम्स जो है भुवनेश्वर की, पटना और राजकोट और इसके अलावा बिलासपुर, इन सब की एसएनओ की वैकेंसी अवेलेबल है। और इसके लिए भी एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई है और इसके अंदर भी 10 मॉडल पेपर आपको मिलेंगे। और ये भी शुरुआत 1 नवंबर से होने वाली है। 400 रुपीज आपको पे करने होंगे अगर आप में से कोई एसएनओ में एलिजिबल है। अगर आप नहीं भी एसएनओ में एलिजिबल है तो यहाँ पे आप अपना सेल्फ एनालाइज करने के लिए टेस्ट पेपर लेके दे सकते हैं। एसएनओ के अंदर भी नर्सिंग के एग्जाम एमसीक्यू आते हैं और एनओ के अंदर भी वही एमसीक्यू आते हैं, तो आप अपनी प्रैक्टिस को मजबूत कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज के नाम से कोई एमसीक्यू में गड़बड़ नहीं होगी। अगर आप एसएनओ के कर लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसके अलावा यूपीपीएससी स्टाफ नर्स का टारगेट बैच लक्ष्य सीरीज यूट्यूब पे और टारगेट बैच ऐप के अंदर रन हो रहा है और उसके लिए आपके पास आज लास्ट डेट है। आज रात को 12 बजे के बाद में आप इसको परचेज करेंगे तो फीस बढ़ी हुई मिलेगी। ऑफर आपका आज रात 12 बजे तक रहने वाला है। मात्र 2200 रुपये के अंदर 70,000 की नौकरी प्राप्त आप कर सकते हैं। अगर आपका फोकस है कि हम यूपीपीएससी के अंदर ही सिलेक्शन लेने वाले हैं तो आप उस पर फोकस जरूर करें। तो आज का लेक्चर अपन यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।